हेलो स्टूडेंट, क्या हाल है आप सबके। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो हम लोग क्लास 10th की मैथमेटिक्स का जो पहला चैप्टर है उसकी पहली एक्सरसाइज, पहला चैप्टर कौन सा है, बहुपद, उसकी पहली एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन वीडियो कर चुके हैं। बहुत अच्छे से समझाया था उस वीडियो में हमने दो संख्याओं का एचसीएफ निकालना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। बहुत डिटेल में और बहुत ही शानदार लेक्चर था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाके देख लेना, क्योंकि आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी उससे। नहीं तो इस वीडियो में हम लोग पहली एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, उसका एक एक सवाल लगाएंगे बहुत डिटेल से और आराम से, एकदम जल्दी नहीं करेंगे, आराम लगाएंगे और बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है इस एक्सरसाइज का, देखते हैं जरा। देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, और संख्याएं हैं हमारे पास 135 और 225। हमारे पास दो संख्याएं हैं 135 और 225। इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। कैसे निकालेंगे, तो हमने बताया था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या करते हैं, दोनों में से जौन सी बड़ी संख्या है उस बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग करते हैं। तो जरा देखो 135 और 225 में बड़ी संख्या कौन सी है, 225। इस संख्या में छोटी संख्या से भाग दे देते हैं 135 से। तो 135 से 225 में कितनी बार भाग जाएगा, ये जाएगा एक बार। 135 दूनी 270 हो जाएगा, इसीलिए एक बार जाएगा। तो 135 कितना शेषफल बचेगा, 0 और यहाँ से 12 में से 3 गया तो ये बचा 9, यानी 90 शेषफल बचा। तो हमने बताया था जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है वो क्या है, उसके अनुसार हम भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है उसके अनुसार भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है, प्लस शेषफल होता है। तो अब ध्यान से देखो जरा, भाज्य इसमें कौन सा है, भाज्य वो संख्या होती है जिसमें भाग दिया जाता है। तो भाज्य कौन सी है, 225। तो देखो जरा 225 बराबर भाजक क्या है हमारा, भाजक संख्या वो होती है जिससे भाग दिया जाता है। तो भाजक यहाँ पर है 135 गुणा भागफल, मतलब कितनी बार भाग गया है, एक बार, और शेषफल कितना है, 90। सही है। तो ये प्रोसेस देखो, हम एचसीएफ निकाल रहे हैं, तो ये जो प्रोसेस अभी यहाँ पे किया है, ये प्रोसेस तब तक करते हैं जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है। अब रिमाइंडर 0 आएगा कैसे, उसको देखो जरा। इस स्टेप में तो रिमाइंडर 0 आया नहीं है, तो क्या करेंगे हम, अब की बार हम 135, ये जो हमारा भाजक है और रिमाइंडर यानी शेषफल, जाहिर सी बात है कि भाजक बड़ा होगा, शेषफल छोटा होगा, है ना। तो इसीलिए अब अगली स्टेप में क्या करेंगे, शेषफल से जो यहाँ भाजक है उसमें भाग देंगे। तो जरा देखो कितनी बार जाएगा, 90 का एक ही बार जाएगा, 90 एकम 90, कितना बचेगा यहाँ पर बचेगा 45। तो अब की बार 135 को क्या लिख सकते हैं हम, 135 को लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, हम की बार भाजक हमारा कौन सा है, भाजक है हमारा 90 इंटू कितनी बार गया है, यानी भागफल 1 प्लस शेषफल 45। अभी भी हमारा शेषफल 0 नहीं आया है, अभी भी हमारा एचसीएफ नहीं मिलेगा। देखो अगली स्टेप में क्या करेंगे, अगली स्टेप में फिर से हम अब की बार 90 में 45 से भाग देंगे, 90 में 45 से भाग देंगे। तो 45 का 2 बार जाएगा, 45 दूनी 90, अब की बार शेषफल 0 आ जाएगा। यानी अगली स्टेप में हमारा जो जिसमें भाग दिया गया है उसको हम क्या कहते हैं, भाज्य। तो भाज्य बराबर भाजक कितना है, 45 गुणा भागफल 2 है और शेषफल 0 है। तो देखो जरा ये जो स्टेप है ना, यही स्टेप हमारे काम की है, क्योंकि इस स्टेप में रिमाइंडर कितना आया है, 0 आया है। तो जिस स्टेप में शेषफल 0 आता है उस स्टेप का भाजक उन दोनों संख्याओं का, जो संख्या हमको दी है ना, उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ होता है। तो इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना आएगा, तो एचसीएफ की वैल्यू आएगी 45। ओके, तो आई होप आप ये चीज़ समझ रहे होंगे। तो एचसीएफ हमारा क्या आया, 45। इसकी खास बात यह है कि जितनी स्टेप आपने यूज की है ना एचसीएफ निकालने के लिए, उन सभी स्टेप में जो भाजक है और भाज्य है, देखो 90 और 135, 135 और 225 और 45 और 90,
इन दोनों संख्याओं का, इन दोनों संख्याओं का, या इन दोनों संख्याओं का, या इन दोनों संख्याओं का HCF 45 ही आएगा। ठीक है, जितनी स्टेप यूज करते हो उन स्टेप में जो भाज्य होता है और जो भाजक होता है, उन दोनों संख्याओं का जो लास्ट स्टेप में हमको भाजक मिलता है जब शेषफल 0 आता है, वही भाजक उन सभी स्टेप की संख्याओं का HCF होता है। तो ये जो 45 है ना, वो 225 और 135 का भी HCF होगा, 135 और 90 का भी HCF होगा, और 90 और 45 का भी HCF 45 ही होगा। ठीक है, तो पहला सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो ये पहला सवाल था। इसके बाद देखो दूसरा सवाल करते हैं, पहले आप इसको नोट कर लो। ठीक है, तो देखिए अगले सवाल में क्या है। अगले सवाल में हमारे पास दो संख्याएं 196 और 38,220, इन दोनों का HCF निकालना है, फिर से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। इन दोनों में संख्या कौन सी बड़ी है, ये वाली, तो इस वाली संख्या में इससे भाग देंगे। तो 100, फिर से वही स्टेप इधर भाग करके देख लेते हैं। 196 से भाग देंगे हम 38,220 में, 38,220 में, तो कितनी बार जाएगा 196 का, पहले तो 196 बार पर जाएगा, 196 एकम 196, तो ज़रा देखो कितनी बार गया, 12 में से 6 गया 6, और ये कितना बचा 7, 7 में से 9 जाएगा नहीं, 17 में से 9 जाएगा, तो ये बचेगा 8, ये बचेगा 8, और यहाँ 2 में से 1 गया तो 1, 186। अब उतारा लेंगे हम 2 का, तो ये कितनी बार जाएगा 196 का 1862, ये जाएगा 200, ये जाएगा 9 बार, 9 बार चला जाएगा। चेक करके देख लेना आप, 9 बार। 9 का 6 से गुणा करना कितना आएगा, 9 का 6 से गुणा करेंगे, 9 का 6 में करेंगे 54, 54 की 4 हासिल 5 आएगी, 9 का 9 में करेंगे 81 आएगा, 81 और 5 86 आएगा, 86 की 6 करेंगे हासिल 8 आएगा, और 9 एकम 9, 9 और 8 17 आएगा, ये आएगा 17, एक्चुअली इनके बराबर लिख लेते हैं 17। अब ये घटाओ ज़रा, 12 में से 4 गया तो 8 बचा, और यहाँ पे 5 बचा, 15 में से 6 गया तो ये बचा 9, और ये 7 में से 7 गया 0, 0 6 9 98, 2 का 0 का उतारा लेंगे 980, तो 196 का 9 बार कितनी बार जाएगा, 196 का 2, ये 4 बार जाएगा शायद, नहीं 4 बार नहीं, हाँ 5 बार जाएगा, ट्राई करके देखते हैं एक बार। ठीक है, 196 का 5 बार करना जरा, 5 का 6 में करेंगे 30 की 0 हासिल 3, 5 ने 45, और 45 3 48, 48 की 8 हासिल 4, 5 कम 5 और 4 9, यानी कि कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 5 बार, पूरा कट जाएगा ये, रिमाइंडर कितना आएगा 0, मतलब आपको दूसरी स्टेप यूज नहीं करनी पड़ेगी, एक ही बार में हो जाएगा। तो ज़रा देखो भाज्य हमारा क्या है, भाज्य हमारा है 38,220, 38,220, भाज्य बराबर भाजक क्या है, भाजक है 196 गुणा भागफल कितना है 195, और शेषफल कितना है 0। यहाँ पर अगली स्टेप यूज ही नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि पहली स्टेप में शेषफल 0 आ गया है। अगर शेषफल 0 आ गया है तो इस स्टेप का भाजक क्या कहलाएगा, इस स्टेप का भाजक होगा हमारा HCF। तो अतः HCF कितना होगा हमारा 196। ठीक है ना भाई, तो यही हमारा आंसर है। इसके बाद जो 867 और 255, इन दोनों संख्याओं का HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो जो अभी अभी कर रहे थे ना, ये वाला सवाल किया था, इससे पहला सवाल किया था, एग्जैक्टली वैसे ही होगा। आप लोग स्टेप वही फॉलो करना, और इसका आंसर निकाल के आप कमेंट सेक्शन में लिखना, और जिसका आंसर सही होगा मैं उसको हार्ट दे दूंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ आंसर सही है। तो आप लोग ये सॉल्व करके ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना। इसके बाद अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमसे कहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, याद रखना क्या कह रहे हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक को हम 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप में लिख सकते हैं। देखना ये भी सवाल आसान है। देखो किताबें सवाल को अलग तरीके से करती हैं, लेकिन हम जिस तरीके से करेंगे वो भी गलत नहीं होगा। आप एग्जाम में ऐसे करके आना, कोई गलत नहीं करेगा। ठीक है, तो देखो हम कैसे करेंगे। सवाल में कहा गया, देखो ध्यान देना, कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक, जैसे कि हम कुछ धनात्मक पूर्णांक कुछ विषम धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं। चलिए ऐसा करते हैं कि माना जो विषम धनात्मक पूर्णांक है ना, विषम धनात्मक पूर्णांक,
और सभी को हमें 6 के गुणज के रूप में दर्शाना है, तो सभी पूर्णांक को हम 6 से बड़े मानेंगे। तो सबसे पहला विषम धनात्मक पूर्णांक कौन सा होगा? वो होगा 7, उसके बाद होगा 9, उसके बाद होगा 11, उसके बाद होगा 13, उसके बाद होगा 15। ये सभी विषम धनात्मक पूर्णांक हैं। तो जरा देखो जो 7 है ना, 7, ध्यान से अगर देखो आप 7 को कैसे लिख सकते हैं? 7 को हम ऐसे लिख सकते हैं 6 गुणा 1 प्लस 1। चेक कर लो, 7 को हम ऐसे तो लिख सकते हैं। अब की बार आती है 9, जरा 9 को देखो, 9 को भी तो हम ऐसा लिख सकते हैं 6 इंटू 1 प्लस 3, सही है ना। अब ध्यान से देखो 11 को, 11 को देखो जरा, 11 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 1 प्लस 5, सही है। अभी इसको देखो जरा 13 को, फिर से 13 को ऐसा लिख सकते हैं 6 इंटू 2 प्लस 1। इसके बाद 15 को देखो जरा, 15 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 2 प्लस 3। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है 17। देखो 15 के बाद अगला धनात्मक विषम पूर्णांक 17 आएगा, तो 17 को भी हम कैसा लिख सकते हैं 6 इंटू 2 प्लस 5। सभी में चेक कर लो, बिल्कुल सही है ना। तो ध्यान से देखो ये चीज़ बदल रही है, यानी कि अगर मैं इसको Q नाम दे देता हूँ, जो यहाँ पे 1 है, इन 3 जगह पे 1 है, फिर 2 है, इनको अगर मैं Q नाम देता हूँ, कोई भी वेरिएबल दे देता हूँ, तो कोई भी संख्या है, ये जो संख्या है ना, ये जो संख्याएं हैं वो कैसी संख्याएं हैं? ये संख्याएं जो है ना वो विषम धनात्मक पूर्णांक हैं। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक है ना, विषम धनात्मक पूर्णांक, कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक है, देखो ये सब विषम धनात्मक पूर्णांक है, उनको किस तरह से लिख सकते हैं? सब में तो 6 आ रहा है, तो 6 इधर लिख देता हूं मैं नीचे, 6 इंटू और ये जो संख्या है ना ये बदल रही है, इस संख्या का मैं नाम रख देता हूं Q, है ना। Q की वैल्यू मैं दे दूंगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकती है। 6 इंटू Q प्लस, और ये भी संख्या कैसी है? ये भी संख्या कैसी है? देखो एक तो या तो 1 है, या तो 3 है, या तो 5 है। इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है ना, उसको हम 6Q प्लस या तो 1 लिख सकते हैं, या तो 6Q प्लस 3 लिख सकते हैं। देखो या तो 1 आ रहा है रिमाइंडर, या तो 3 आ रहा है, या तो 5 आ रहा है। यहाँ पे भी देख लो 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है। ऐसे भी आगे करते जाएंगे तो या तो 1 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 5 आएगा। इसलिए या तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं या 6Q प्लस 5 लिख सकते हैं। तो यही हमको दर्शाना था और हमने दर्शा दिया। किताबें इसको अलग तरीके से करती हैं, बट कोई बात नहीं, आप ऐसा एग्जाम में करके आओगे, कोई गलत नहीं करेगा, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लो। तो चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन में क्या है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी है। एक सेना की टुकड़ी में कितने सदस्य हैं? लिख लो जरा, सेना की जो टुकड़ी है ना, सेना की टुकड़ी में कितने सदस्य हैं? 616 सदस्य हैं। सेना की टुकड़ी में 616 सदस्य हैं, ठीक है, 616 सदस्य हैं। इसके बाद इसकी टुकड़ी के पीछे 32 सदस्यों वाले एक सेना के बैंड के पीछे मार्च कराना है। एक और टुकड़ी है जिसमें कितने सदस्य हैं? 32 सदस्य हैं, ठीक है। उसको से एक सेना के बैंड के पीछे मार्च कराना है। एक सेना का बैंड चल रहा है, उसके पीछे मार्च कराना है। और साथ में कहा गया है कि दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। मतलब जो कॉलम है ना, कॉलम वो समान होने चाहिए। मान लीजिए कुछ कॉलम मैंने बना लिए हैं, हो सकता है इससे ज़्यादा भी कॉलम हो, मैंने कुछ कॉलम बना लिए हैं। अब इस कॉलम में क्या होगा, आगे कौन चलेंगे? आगे वो 32 लोग चलेंगे, 32 लोग, है ना, 32 लोग चलेंगे। और उनके पीछे पीछे 616 सदस्यों की टुकड़ी चलेगी, ठीक है। और कॉलम की संख्या समान होनी चाहिए। तो बताना है उन स्तंभों की संख्या, अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च करनी। मतलब कॉलम की अधिकतम संख्या पूछेगी। देखो जब भी अधिकतम संख्या चीज़ें पूछी जाए, मैक्सिमम चीज़ें पूछी जाएँ, तो हमेशा HCF निकालते हैं। हमारे पास कौन कौन कितने सदस्य हैं? एक टुकड़ी में 616 हैं, और दूसरी टुकड़ी में कितने हैं? जो दूसरी टुकड़ी है ना, दूसरी टुकड़ी में कितने सदस्य हैं? उसमें 32 सदस्य हैं, ठीक है। तो अगर हमें मैक्सिमम कॉलम निकालना है कि कितने
स्तंभों में, मतलब अधिक से अधिक कितने स्तंभों में सेना के लोग मार्च करेंगे, तो क्या करना पड़ेगा, इनका HCF निकालना पड़ेगा। तो HCF कैसे निकालेंगे, HCF किसका किसका 616 और 32 लोगों का, इनका HCF कैसे निकालेंगे, तो भाग देंगे छोटे में से बड़े को। तो ज़रा इधर देखो, 32 से 616 में भाग दो, कितना आएगा, 32 का एक ही बार जाएगा, 32 एकम 32, तो ये 11 में से 2 गया तो 9, और ये 5 में से 3 गया तो 5 में से 3 गया तो 2, 6 का उतारा लेंगे तो 32 का ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 9 बार शायद जाएगा, 9 बार। देखो देखो ज़रा, 9 दूनी 18 की 8 हासिल 1, 9 3 27 और 1 28 है ना, तो कितना आएगा, 16 में से 8 गया तो 8, 7 में से 8 8 में से 8 गया तो 0, और ये 0, मतलब 8 रिमाइंडर बचा। तो ज़रा देखो 616 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं भाज्य बराबर भाजक क्या है 32, 32 गुणा 19 प्लस 8। अभी तो रिमाइंडर 0 आया नहीं है, तो अभी HCF आएगा ही नहीं, तो अब की बार क्या करेंगे, 8 से 32 में भाग देंगे। 8 से 32 में भाग कितनी बार जाएगा, 8 से 32 में 4 बार भाग जाएगा और रिमाइंडर 0 आ जाएगा। यानी कि 8 को कैसे लिख सकते हैं, भाज्य बराबर भाज्य क्या है यहाँ पर 32 है, तो 32 बराबर भाजक कितना है 8 गुणा भागफल कितना है 4 प्लस शेषफल 0 है। जिस स्टेप में शेषफल 0 आता है उस स्टेप का भाजक ही HCF होता है, यानी HCF कितना आएगा 8 आएगा। यानी अधिक से अधिक स्तंभ आप कितने बना सकते हो, 8 बना सकते हो। ठीक है सर, ये नोट करो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, यहाँ पे लिख देना, अतः अधिकतम स्तंभों की संख्या बराबर 8। देखिए चौथे क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, चौथे क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो ये हमको दर्शाना है, इसको भी हम आसानी से दर्शा देंगे। तो सबसे पहले मान लेंगे कुछ धनात्मक संख्याएं हैं, जैसे कि मान लेंगे 1 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 7, इतनी बहुत है। ये धनात्मक संख्याएं हैं, धनात्मक पूर्णांक हैं। अभी क्या है, इनका वर्ग कर दो जरा, इनका वर्ग करो, कितना आएगा, इनका वर्ग आएगा 2 का वर्ग आएगा 4, 3 का वर्ग आएगा 9, 4 का वर्ग आएगा 16, 5 का 25, इतना ही रहना, तो यहीं से आ जाएगा अपना आंसर। तो अब क्या है, ये जो धनात्मक पूर्णांक थे, लिख लो यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक, माना धनात्मक पूर्णांक, ये हमने धनात्मक पूर्णांक मान लिए हैं 2 3 4 5 6 7, आप कुछ भी मान सकते हो। उसके बाद ये क्या है, ये इन धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग है। अभी हमको दर्शाना क्या है, ये जो है ना वो 3m होगा या 3m+1 के रूप का होगा। चलो देखते हैं जरा। 4 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, 4 को हम 3 × 1 + 1 लिख सकते हैं। इसी तरीके से ये जो 9 है ना, 9 को हम ऐसा लिख सकते हैं 3 × 3 + 0। ऐसे ही 16 को क्या लिख सकते हैं, 16 को हम लिख सकते हैं 3 × 5 + 1। चेक कर लो, 3 × 5 + 1 16 ही आएगा। इसके बाद हम 25 को कैसे लिख सकते हैं, 25 को लिख सकते हैं 3 × 8 + 1, है ना। तो ये क्या है कि किसी भी धनात्मक संख्या है ना, किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या है, उसके वर्ग को ध्यान से देखो, हम या तो 3 × कुछ कर रहे हैं, कोई संख्या है ये, इस संख्या को ये जो लगातार बदल रही है ना, इस संख्या को हम बोल देंगे, ये जो संख्या है वो उसको हम m बोल देंगे, पूर्णांक की है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो जरा, कोई भी धनात्मक है, ये जो संख्या है ना धनात्मक पूर्णांक, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग ये जो संख्या है ना वो सभी क्या है, ये जो 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, ये सब ऊपर जो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं उनका वर्ग ही तो है। उन सबको लिख कैसे सकते हैं, उन सबको लिख सकते हैं, देखो सबके आगे 3 आ रहा है तो लिख देंगे 3, और ये जो 1 3 5 8 आ रहा है ना, इसको मैं एक नाम दे दे रहा हूँ m, जहाँ पर m क्या है, m की वैल्यू है 1 3 5 8, यानी कि कोई भी पूर्णांक हो सकता है। ठीक है, ये सब पूर्णांक ही तो हैं। साथ में प्लस में या तो 1 आ रहा है या तो 0 आ रहा है, देखो या तो 1 आ रहा है या तो 0। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे, तो 36 को देखो जरा कैसे लिखते हैं, 36 को ऐसा लिखते हैं ना, गुणा 12, 3 × 12 + 0। अभी देखो जरा, जितनी भी धनात्मक पूर्णांक थे ना उनके वर्ग को हम या तो 3 गुणा कुछ, कोई संख्या है 3 × m मान लिया, +1 लिख सकते हैं या +0 लिख सकते हैं।
इसीलिए या तो हम इसे +1 लिख सकते हैं या तो 3m + 0 यानी कि 3m लिख सकते हैं। बस हमको यही दर्शाना था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4 था, ये नोट कर लो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखो पांचवें क्वेश्चन में क्या है, पांचवा क्वेश्चन भी एग्जाम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। इसमें क्या है कि आपको ये दर्शाना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, उसको हम 9m के रूप में लिख सकते हैं, या तो 9m + 1 या 9m + 8 के रूप में लिख सकते हैं। इसको भी हम मान के ही कर लेते हैं, हालांकि किताब में किसी और तरीके से दिया है, बट कोई बात नहीं, जैसे मैं कर रहा हूँ, अगर आप वैसे भी करके आते हैं ना तो कोई काटेगा नहीं। चलो देखो, जैसे कि मान लेते हैं कुछ धनात्मक संख्याएं हैं, कुछ धनात्मक पूर्णांक कुछ मान लेते हैं, धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं। फिर से मान लेते हैं, ये है 2 से 9 से ज़्यादा मान लेते हैं ना, जैसे मान लेते हैं 3 4 5 6, इतना बहुत है, 3 4 5 6, ये धनात्मक पूर्णांक है ना। अभी देखो जरा, इनका घन करेंगे तो इनका घन करने के बाद कितना आएगा, 3 का घन कितना होता है 27, ये होता है 27। ऐसे 4 का घन कितना होता है, ये होता है 64, 5 का होता है 125, और 6 का कितना होता है 36 × 6, ये हो जाएगा 216, ये हो जाएगा 216। यानी कि मैंने 3 4 5 और 6 इन सब का घन लिख लिया। अब इन घन को ज़रा ध्यान से देखो, 27 को हम ऐसा लिख सकते हैं, 27 को लिख सकते हैं 9 × 3 + 0, सही है। ऐसे ही 64 को कैसे लिख सकते हैं, 64 को लिख सकते हैं 9 × 7 + 1। अब देखो 125 को कैसे लिख सकते हैं, 125 को हम लिख सकते हैं 9 × 125 का 9 से भाग देंगे कितना आएगा, 125 में 9 से भाग देंगे कितना आएगा, 9 एकम 9, और यहाँ पे बचेगा 3, और ये हो जाएगा 35, 9, और ये हो जाएगा 9 3 27, मतलब 13 बार जाएगा, 13 बार जाएगा, और बचेगा कितना, रिमाइंडर बचेगा यहाँ पर 8। आप देख लेना, 9 से 125 में भाग दोगे तो रिमाइंडर 8 बचेगा, ठीक है। तो इसीलिए 125 को हम ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद 216 को कैसे लिख सकते हैं, 216 का 9 से भाग करके देख लो आप, साइड में 216 का 9 से भाग करके देख लो, ये 9 दूनी 18 बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा, 3 और 6 का उतारा लेंगे, 9 का 4 बार जाएगा, यानी पूरा कट जाएगा, यानी 9 × 24 + 0 लिख सकते हैं। तो आपको दिख गया होगा, कोई भी धनात्मक संख्या है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, अगर उसका घन करते हैं तो ये आता है। और उनको हम कैसे लिख सकते हैं, 9 × कुछ, कोई संख्या है, इसको, इन संख्याओं को हम मान लेंगे m, तो ऐसे लिख सकते हैं। कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन है, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9 × इन संख्या को हमने बोल दिया m, प्लस या तो प्लस में 0 आएगा, या तो 9m + 1 आएगा, या तो 9m, इधर लिख दे रहा हूँ, या तो 9m + 8 आएगा, और फिर से 0 आने लगा, है ना। तो इसीलिए किसी भी धनात्मक पूर्णांक है, उसके घन को हम 9m + 0 लिख सकते हैं, 9m + 1 लिख सकते हैं, या 9m + 8 लिख सकते हैं। तो यहीं पे हमारी एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म होती है। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। उसका इंट्रोडक्शन वीडियो कर चुके हैं, बस सॉल्व करने को रह गई एक्सरसाइज, तो वो कर लेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं।